नमस्कार। कल जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले अपना आखिरी लेक्चर दिया, आखिरी स्पीच दी और उसमें बोला कि 1971 जो वॉर थी वो एक्चुअल में मिलिट्री डिफीट नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल डिफीट थी। वो कैसे बोले, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब, जो कि पीटीआई के मेंबर हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान की पार्टी है। और हम अब्दुल समद याकूब साहब से ये पूछना चाहेंगे, सर पहली चीज ये बताइए कि जो उन्होंने बोला कि ये एक सियासी डिफीट थी, क्या वो ये सच में एक सियासी डिफीट थी? देखिए रोहित भाई, पहले तो शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये बड़ा सेंसिटिव और बड़ी डेप्थ वाला टॉपिक है कि इसमें जब तक हम मल्टी फैक्टर्स को नजरअंदाज कर देंगे और सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल डिफीट कह दें तो ये तो अपने ऊपर से अपना जो है ना वो मट्टी छिड़कने वाली बात हो जाती है कि मैं मिलिटरीली तो मैंने डिफीट नहीं किया। चले मान लिया आपकी बात कि जनरल की बात मान लेते हैं, चीफ की बात कि आप मिलिटरीली डिफीट नहीं की, ऑल्दो कि मिलिटरीली भी एक बड़ी डिफीट थी वो। लेकिन क्या पॉलिटिकल अगर डिफीट है तो उस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे क्या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याया खान नहीं था? क्या वो किसी और सिविलियन कोई रूल कर रहा था कि सिविलियन ने डिसीजन लेना था और आप उसको कारगिल की तरह तो ये कह सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ तो ये प्ली ले सकता है कि ठीक है जी, ये तो मिलिटरीली तो हम नहीं डिफीट कर रहे थे, सरेंडर हमने पॉलिटिकली कर लिया, वो क्लिंटन के पास पहुंच गए और हमें फिर वो सरेंडर करना पड़ा और सप्लाई लाइन कट गई। और ये तो चले उस सिनेरियो में आप फिर भी कह सकते हो, ऑल्दो मैं उस नैरेटिव को भी बाय नहीं करता जनरल मुशर्रफ के कि वो पॉलिटिकली आपने डिफीट किया। वो आपने जब खैर उस पे तो एक अलग बहस हो जाएगी। अच्छा, बात ये है कि ये कहना कि ये पॉलिटिकली डिफीट थी या मिलिटरीली थी, मैं एक पॉइंट के हवाले से मैं ये कहता हूं कि इट वाज टोटली अ पॉलिटिकल डिफीट, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। ये ऐसे ही है कि हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स हो जाए और आप ये कहते रहे कि कंपैटिबल किसका कसूर था। भाई, एकदम से नहीं होती डिवोर्स। ये हादसा जो है वो एकदम से नहीं होता, वक्त परवरिश करता है बरसों। इसकी इब्तदा जो हुई है ना, हमें उसमें जाना पड़ेगा। हमें मुजीबुर रहमान के वो जो टू इकोनॉमिक थ्योरी थी कि उसमें उसकी क्या ग्रीवनेस थी, क्या ग्रीवेंसेस थी, कि भाई उसने वो 6 पॉइंट एजेंडा जो था वो क्यों उसने दिया, क्यों उसने डिमांड रखी, उससे भी पीछे चले जाएं कि जब ये बना, जब पाकिस्तान बना और जोग्राफिकली दो एक वो थे और वो प्योरली बंगला स्पीकिंग लोग थे। तो पहली बात तो ये कि जब आप उर्दू, जब कायदे आजम ने ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब किया 25 मार्च को, तो उन्होंने एक उर्दू स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब ये देखें, बंगालियों को उर्दू बोलनी नहीं आती, ठीक है, और उनकी पूरी स्टेट को या पूरी उनके एक प्रोविंस को, एक यूनिट को आप जो है वो डिक्लेयर कर देंगे जी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो उर्दू होगी या इंग्लिश होगी। अब एक ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती हो जाती है कि एक तो इब्तदा हुई यहाँ से, फिर 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने वन यूनिट पॉलिसी रख दी, जबकि उससे पहले अगर 1935 एक्ट के तहत अगर और कैबिनेट मिशन के तहत अगर ये अंग्रेज गोरा यहाँ से जा रहा था और इस हिंदुस्तान को जब आजादी मिल रही थी तो उसमें भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी, उस एक्ट पे भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी। और उस एक्ट के तहत आपको पता है कि सिंध जो है वो मुंबई से अलहदा हुआ था, मीन्स के सिंध को भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली। तो बात यह कि जब आप अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं मुल्क डिवाइड होने से पहले कि और पंजाब को भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये बड़ी समझने की बातें हैं। जब आपने एक मुल्क बना लिया, जब मुसलमान यहाँ का ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं एम्पावर्ड हूंगा, और ये मुस्लिम अक्सरियती मेजॉरिटी स्टेट्स थी, ये प्रोविंस थे, तो उसके बाद आप जो उनके पास गोरे के दौर में भी पावर्स उनके पास जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो भी आप आके उनसे ले लें। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मैं और एम्पावर्ड हूंगा और स्ट्रेंथन हूंगा एक जब इंडिया पाकिस्तान अलहदा अलहदा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था वन यूनिट के जी। और फिर वन यूनिट से होता क्या है कि इकोनॉमिकली आप उनकी पर्सन उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा थी, फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा उनकी वजह से ज्यादा आ रहा था। लेकिन डिवीजन जो थी रिसोर्सेज की, वो फॉरेन एक्सचेंज की बात हो, वो जॉब्स की बात हो,
वो ब्यूरोक्रेसी में उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात हो, तो वो जब आप किसी एक कम्युनिटी को इतना महरूम रखेंगे, वो खा वो मुसलमान, आप एक नैरेटिव कितना एक चला सकते हैं, यानी कि ठीक है जी इस्लाम के नाम पे आपने अलहदा किया, लेकिन जब आप इवन माँ भी जो है ना, दो बच्चों के दरमियान में अगर एक बच्चे को ज्यादा देगी तो दूसरा बच्चा माँ के ऊपर डाउट करेगा कि भाई माँ माँ होती है, लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि एक बच्चे को आप देते रहे खिलाते रहे और दूसरे की रोटी आप उसको दे दे के और फिर वो कहें कि नहीं 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 माँ का प्यार तो सबके लिए बराबर है। तो ये जो जस्टिस है ना, ये तो इंसान की एक साइकी, इंसान की एक नेचर है। तो ना इंसाफी, और हजरत अली ने कहा था कि कुफर की बुनियाद के ऊपर तो निजाम चल सकता है, जुल्म की बुनियाद और नाइंसाफी की बुनियाद के ऊपर निजाम नहीं चल सकता। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो थी, वो चैलेंज तो हमारी 1956 से हो गई थी। फिर आगे आते आते 70 में तो क्लियर एक हो गया ना, कि जब वो तो डिवोर्स वाला मामला आ गया ना, कि जब एक एक शख्स जो है वो आपके उन डायनामिक्स या जो आपके मैकेनिज्म होता है, इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, उसके मुताबिक वो ले आया वोट, वो सीट्स ले आया। अगर आप फिर भी देने को तैयार नहीं है उसको, तो आज ये रियलाइज है, फिर आप ये वो सांप गुजर गया और वो आप लकीर पीट रहे हैं कि जी पॉलिटिकल डिफीट थी, कि वो डिफीट थी कि जी मिलिटरली थी। अब मिलिटरली क्योंकि वो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मिलिटरली तो थी क्योंकि मिलिटरली तो जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा है कि नो डाउट के दे हैव फॉट गैलेंटली। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो वहां पे, बट वो एक ऑड सिचुएशन थी जिसमें सप्लाई लाइन कट गई, जिसमें वो क्या लड़ते वहां पे, वो तो लड़े, बड़े बेहतरीन अंदाज में लड़े, लेकिन क्या लड़ते, वो तो विक्ट्री तो हो ही नहीं सकती थी। डिफेंस डिफेंस जब आपकी पब्लिक, जो वहां के लोग थे, वो ही आपके मुखालिफ हो जाए, तो आर्मी कहाँ तक सस्टेन कर सकती है वहां पे। राइट। अच्छा, वैसे भी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी और कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट आई, हमूदुर रहमान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी इम्प्लीकेट किया। हालांकि वो रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई, लेकिन लीक हो गई, लीक हुई, सबके सामने आई। सबके सामने आने के बाद पाकिस्तान ने कभी डिनाई नहीं किया कि ये रिपोर्ट गलत है और हमारी रिपोर्ट सही है, हम वो रिपोर्ट दिखाते। वो भी नहीं हुआ। और उस रिपोर्ट में जिन लोगों को इंडाइट किया गया था, जिन लोगों को बोला गया था कि इनकी वजह से मिलिट्री डिफीट हुई, या वो जनरल हो जिन्होंने बोला हो कि बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा, या उन्होंने जिन्होंने 20 लाख बंगालियों को मारा गया, ये सारे मिलिट्री के आदमी थे। कोई पीटीआई का नहीं था, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं था, कोई नवाज शरीफ की पार्टी का नहीं था। अब जहां तक बात ये कि जनरल्स ने अगर गलती की है, तो हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट ने भी तो इंडाइट किया था। क्या जनरल बाजवा उसको भी इग्नोर करना चाह रहे थे? देखिए, जैसे आपने कहा, खुद ही बड़ा पॉइंट आपने ये डिस्क्लोज किया और अपने व्यूअर्स तक रखा है कि हमूदुर रहमान कमीशन जो रिपोर्ट थी वो कभी पब्लिक नहीं हुई। वो गालिबन भुट्टो साहब के कमरे से मिली थी, जब उनको जब फांसी दे दी गई, अरेस्ट किया, तो वहां से वो कुछ लीक्स हुई हैं। और फिर हमूदुर रहमान के ऊपर एक बात ये भी आती है कि हमूदुर रहमान जो थे वो खुद बंगाली थे, ठीक है, वो उनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। तो इस तरह से भी उसको थोड़ी सी बाइस्ड रिपोर्ट कहा जाता है, सो कॉल्ड के, मतलब कि वो एक इल्जाम ये दिया जाता है कि वो भी एक बाइस्ड रिपोर्ट थी, क्योंकि उनका जाहिर नेचुरल सेंटिमेंट जो था वो अपनी कम्युनिटी की तरफ से होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं उसको बड़ी जस्टिफाइड रिपोर्ट मानता हूँ। उसके ऊपर देखें, जब आप और आज तक क्या प्रूव हुआ है, जनरल याया खान कुछ पेशियां भुगती उसने, लेकिन अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला वहां पे। उसके बाद जाहिर है, जहाँ पे वो एक, ये बात तो पहले टकी छुपी होती थी कि यहाँ पे जो है पार, वो कौन असल पार जो है कौन एक्सरसाइज करता है। अब ये बातें खुल के सामने होने लग गई हैं, तो मेरे ख्याल में, मैं ना भी कहूं तो लोगों को पता है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट होगी, या कारगिल की रिपोर्ट उठा के देख रहे हैं, मतलब कारगिल में क्या आज तक किसी का तयन हो सका है, तो को डिसाइड हुआ है कि किसका कसूर था, ठीक है, क्योंकि कारगिल के बाद ऑब्वियसली कू हो गया, और वो वरना जिनको कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, वो खुद जो है वो इक़्तिदार में आ गए और प्रेसिडेंसी की कैप भी पहन ली। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सकती फिर। राइट, इस तरह की रिपोर्ट्स मंजर में आम में नहीं आ सकती। लेकिन नसीम जहरा ने किताब लिखी है जिसमें बिल्कुल क्लियर बोला गया कि गलती किसकी थी और कहां कहां हुई। ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला, जनरल बाजवा ने, कि आर्मी कभी भी कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेगी।
और ये भी बोला कि अगर कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी होती तो हमें पता नहीं लगता क्या। देखिए, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का जो गेम है वो एक अलग है और इंटरेस्ट भी अलग है, लेकिन दोनों मैच करते हैं। फॉरेन कॉन्स्पिरेसी होगी तो ये पता लगेगा, नो डाउट अबाउट इट, क्या पाकिस्तानी आर्मी हमेशा कंट्री के फेवर में काम कर रही है। अगर कर रही है तो वो फौजी फाउंडेशन क्या कर रहा है, क्या वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो नहीं है तो वो क्यों पैसा कमा रहा है, और पैसा कमा रहा है तो क्या वो कंट्री के लिए लगा रहा है। और दूसरी चीज, ये जो पीआईए में जो रिटायर्ड फौजी बैठे होते हैं और दूसरे इदारों में जो रिटायर्ड फौजी बैठे होते हैं और सीपीईसी में जो रिटायर्ड फौजी बैठे होते हैं, क्या ये सारे के सारे कंट्री के इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं? क्या ये कंट्री के इंटरेस्ट में है कि सिविलियन इंस्टीट्यूशन पे फौजी बैठे हो? अच्छा, आपने बुक का जिक्र किया फ्रॉम कारगिल टू कूप, बहुत अच्छी बुक थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बता दिया गया, बड़ी टाइम लाइन भी, बड़ी ब्रीफिंग भी, बड़ी डेप्थ में लिखी गई है। लेकिन अब आप आ जाते हैं आपके क्वेश्चन का जो असल क्वेश्चन है उसकी तरफ कि स्टेट का इंटरेस्ट, पहली बात तो स्टेट का इंटरेस्ट डिफाइन कौन करेगा? या तो मुझे ये बता दे कि मैं ये सिविलियन हूँ और मैं, चाहे मैं पावर में हूँ या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो वो जो जो इंटरेस्ट आप कहेंगे वो इंटरेस्ट होगा, भले वो इंटरेस्ट में हो या ना हो, क्योंकि आप वर्दी में हैं। अच्छा, इसका मैं अपने अल्फाज में नहीं कहता कि स्टेट इंटरेस्ट या कि कभी आर्मी स्टेट, जनरली तो ऐसा ही है कि दुनिया की कोई आर्मी जो होती है वो अपने स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात नहीं करती या काम नहीं करती, बिल्कुल होना भी यही चाहिए। लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज हुआ करते थे, जिन्होंने, वो तीन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने ये 99 का कूप जो था, वो मुशर्रफ के बड़े क्लोज थे, उनके रिश्तेदार भी थे, डीजीएमओ भी रहे, उसके बाद फिर उनको रिटायरमेंट के बाद वो पहले नैब के चेयरमैन भी रहे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, जो उन्होंने बातें की कि मुशर्रफ ने किस तरीके से अमेरिका के साथ जो डील की या किस तरीके से अमेरिका को जो एयर बेसिस दी, फिर उन्होंने मुशर्रफ के ऊपर कितने इल्जाम लगाए, वो आपके मीडिया ने भी चलाए हुए हैं कि जो एक लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से मुशर्रफ के ऊपर इल्जाम लगाए गए। फिर वो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो सुना था कि उन्होंने जो है ना वो अलकायदा ज्वाइन कर ली, आईएसएस ज्वाइन कर ली, और फिर वो सीरिया में कहीं जो है उनकी डेथ अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मोस्ट लाइकली कि भाई वो 2-3 साल पहले जो है वो उनकी डेथ किसी और सोर्स ने अनाउंस की। कहने का मकसद ये है कि देखें, जो स्टेट का इंटरेस्ट है, भले आपकी इंटेंशंस बड़ी अच्छी हों कि कारगिल आपने किया, आपको बड़ा बड़ा शौक था एडवेंचर करने का, आप बड़े एडवेंचरस हो सकते हैं, आपको ये लगता है कि ये आपके इंटरेस्ट में होगा, डेलिबरेटली इंटेंशनली कि आपने दिल में, लेकिन स्टेट का इंटरेस्ट एक कमरे के अंदर बैठ के डिसाइड नहीं होता, मल्टी फैक्टर्स होते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी बाकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स के। यही एक दफा परवेज मुशर्रफ थे, उस वक्त गालिबन डीजीएमओ थे, जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो से कहा कि उन्होंने पूरा प्लान दिया उनको कि जी हम श्रीनगर फतह कर लेंगे, इंडिया के ऊपर चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के ऊपर, और इस तरीके तो उन्होंने कहा जी अच्छा, बेनजीर ने उसके साथ मुकालमा किया, एंगेज किया उसको। अच्छा, उसने कहा जनरल आपने श्रीनगर फतह कर लिया, उसने कहा जी फतह कर लिया, उसने कहा अब आप क्या करेंगे, उसने कहा वहां पे हम झंडा फ्लैग लहराएंगे, उसने कहा आपने फ्लैग लहरा दिया, अब पाकिस्तान का फ्लैग वहां पे फ्लाई कर रहा है, ठीक हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसने कहा जी उसके बाद आप फाते कश्मीर होंगी, विक्टोरियस होंगी। तो उसने कहा आगे मैं बताती हूँ आपको क्या होगा, इंडिया जाएगा यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन में जाके आपको फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सल लॉज का नहीं पता, उसके बाद आपको फिर घर वापस आना पड़ेगा, फिर वो झंडा भी उतारना पड़ेगा, तो आगे बताओ। तो वो जनरल जो था वो शर्मिंदा हो गया। अब आप मिलिट्री को, जिस तरह आपके एक कॉप्स कमांडर ने ये कहा है कि वी आर ऑल सेट टू कंकर द, ये जो आपका, जो हमारा पाकिस्तान का कश्मीर है, देखिए मिलिटरली कुछ चीजें आप मिलिट्री से जब भी कुछ पूछेंगे वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरह से बताएगा कि मिलिटरली हम कैपेबल है या नहीं है, बट उसके रिपरकशंस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये तो रोज फिर मिलिटरली हम जंगे लड़ते रहे और बाद में हम सोचेंगे कारगिल जिस तरह से किया उसके बाद हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी फेस करना है। हमने जब ये कहा कि वहां पे रेगुलर आर्मी नहीं है, वहां पे चंद मुजाहिद हैं, तो वो बेवकूफ तो नहीं बैठे जो सैटेलाइट से देख रहे हैं कि जी आपकी रेगुलर आर्मी है या नहीं है। उसके बाद फिर आप
जब रेगुलर आर्मी नहीं कहेंगे तो आप एरियल असिस्टेंस उनको नहीं दे सकते। तो ये वो दौर नहीं है कि जब आप 65 की जंग तो हो नहीं रही, यहाँ तो सैटेलाइट्स हैं, यहाँ तो सारा कुछ है। लिहाजा अब जाके इस चीज से बाहर निकलना होगा हमें कि अच्छा मिलिटरली तो सऊदीया ने यमन के ऊपर हमला कर दिया, 20 साल जो थे वो जंग लड़ी, दुनिया की सुपर पावर से हमें सीख लेना चाहिए, या सोवियत से सीख लेना चाहिए जिन्होंने अफगानिस्तान में आए और वो उनको आखिर एक फिर सोवियत टूटा। तो ये दुनिया में मिसालें मौजूद है। हिटलर के पास जो मिलिट्री माइट थी, आखिर कहाँ है हिटलर आज? तो ये मिलिट्री से इनपुट जरूर लेना चाहिए, मगर उसके बाद उनको बताना चाहिए कि जी ये दुनिया में और भी जो कम्युनिटी है और भी फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें फेस करना है या जिनके और भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि जो सिविलियन लीडरशिप होती है, जो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, अकबर बुख्ती के उसमें ले ले मिसाल, जब ये चौधरी शुजात और बाकी ये गए तो पॉलिटिकली रिजॉल्व करके आए थे इशू, यानी कि वहां पे उनके साथ एंगेजमेंट हुई। और पॉलिटिकली लीडरशिप की कमाल ही यही होती है कि वो जाके कितने भी गतियां जो हैं, वो खानदानी दुश्मनियां चली आ रही हो, बाप दादा दुश्मनियां चली आ रही हो, वो जाके रिजॉल्व करते हैं उनको, वो एंगेज करते हैं। मिलिट्री को भेजेंगे या किसी भी आप पैरा मिलिट्री को भेजेंगे, वो ही आपको ये बताएगा कि आप मिलिटरली कैपेबल हैं कि नहीं है। उसने तो बंदूक की वो लड़ाई लड़नी है ना। तो इनको अब जाके समझ आ जानी चाहिए। राइट। अच्छा, एक चीज और कि ये पूरा का पूरा जो हमने गेम देखा, बिल्कुल सही बोला था इमरान खान साहब ने कि ये वॉर स्टार्ट आप कर सकते हैं, खत्म करना आपके हाथ में नहीं होता, फंस जाते हैं फिर उसमें। कुछ ऐसा ही हुआ 1971 वॉर में, जिस वॉर में एंट्री तो पाकिस्तान ने मारी थी, लेकिन खत्म करना उनके हाथ में नहीं रह गया था। पाकिस्तानी आर्मी वॉज थिंकिंग कि हम जीत ले जाएंगे, कि हमारे हाथ में हमारे साथ अमेरिका है, हमारे साथ यूएई है, चाइना भी वहां से नेफा बॉर्डर खोल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्मी की मिसकैलकुलेशंस का खामियाजा पूरे कंट्री ने भुगता, यही करगिल में हुआ। अब आर्मी की मिसकैलकुलेशन का खामियाजा पूरा कंट्री भुगतता है, और यही करगिल में भी हुआ था। और उसके बाद भी कॉन्फिडेंस ऐसा आर्मी चीफ का कि हमारी गलती थोड़ी थी, सियासी भी थी, सियासी देखे यार ऐसे। तो मतलब आई डोंट थिंक आर्मी चीफ को ऐसे ऐसे अपनी ही कौम को गुमराह करना, क्या आर्मी चीफ को ये चीज शोभा देती है? देखिए, इससे पहले जो मिसकैलकुलेशन हुई थी वो तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स के हवाले से थी कि भुट्टो को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट वो किया। शायद ये एक बड़ी क्रूशल मोमेंट के ऊपर जो इंटेलिजेंस फेलियर था वो ये था कि मुजीबुर रहमान इतनी सीट्स नहीं जीत रहा, तो वो उन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट भी नहीं किया। और इसलिए पाकिस्तान का मोस्ट फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो कहा जाता है वो 70 का इलेक्शन कहा जाता है, और उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। मगर वो अगर बाकी इलेक्शंस की तरीके से जिस तरीके से ये मैनिपुलेट कर लेते तो मुझे हार जाता और शायद नौबत यहाँ तक ना आती। एक तो फेलियर था इंटेलिजेंस का। दूसरा जो फेलियर रहा वो बिल्कुल देखें, जब आप बाकियों दुनिया से लड़ सकते हैं, आप अपनी कौम से नहीं लड़ सकते। जो उसने कहा था कि मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा, ठीक है, तो आप जो भेज रहे थे वहां पे, ये साहबजादा याकूब ने तो रिजाइन कर दिया था, जाने से इनकार कर दिया था। जनरल जो साहबजादा याकूब थे जो बाद में हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने तो अपना एक रेजिग्नेशन में बता। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप अपनी कौम से नहीं लड़ सकते, दुनिया की कोई फौज अपनी कौम से नहीं लड़ सकती। आपका माइंडसेट ही हो, थॉट प्रोसेस ही हो कि जी जाएंगे हम जनाब, इनको इनकी नस्ल बदल देंगे, इनका फलाह कर देंगे, इनको उल्टा लटका देंगे। ये आपने करके देख लिया, ये करके देख लिया, ये कहीं पे ये नहीं हो सका। लिहाजा मिसकैलकुलेशन यही थी आपकी। क्योंकि देखें वहां पे तो 1:10 की रेशो थी, यहाँ से कोई 1000 मील से ज्यादा वो जो बांग्लादेश था वो हमसे दूर था, सप्लाई लाइन नहीं थी। वहां पे जो बैठे थे, और इंडिया पे तो चंद, और ये फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा कि जब उनको इंदिरा गांधी ने कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे 6 मंथ चाहिए प्रेपरेशन के लिए। फिर देखें उसमें एक जो इंडिया के एंड के ऊपर एक रोल आता है जो ये नहीं होना चाहिए, जो 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 इंडिया हमसे हमें आज गिला करता है, ब्लेम करता है कि हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं, या हम उनको वही सेम रोल जो है वो प्ले किया था कि मुफ्ती बादी को आप उन हमारे जो अंदरूनी मामला थे, इंटरनल अफेयर्स थे, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे थे, आप उनको ट्रेन कर रहे थे। और फिर मोदी ने बाद में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको एडमिट भी किया वहां पे जाके कि वो हमने उनको ट्रेन किया था। तो जब आप उनको ट्रेन करेंगे तो ठीक है, आपने तोड़ दिया पाकिस्तान।
तो फिर उसके बाद आप ये हमसे गिला नहीं कर सकते कि जी फिर सिखों के बारे में हमने क्या किया, सिखों को हमने किस तरीके से वो खालिस्तान मूवमेंट में, क्योंकि यही रोल तो आप प्ले करते रहे हैं, वो वही रोल हम आज कश्मीर में प्ले कर रहे हैं। तो स्टेट को जो ये एक जो दो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स और न्यूक्लियर स्टेट्स होती हैं, उनको एक मौके पे जाके अपनी गलतियों का इदराक करके एक बैठना चाहिए और कहना चाहिए कि हम ये दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए और एक दूसरे से अपनी इंटेलिजेंस शेयर करें या अपनी बाकी चीजें, डायलॉग हर लेवल के ऊपर होना चाहिए। जैसे आज हम बैठे, मैं आज अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा हूं, इसी तरीके से अगर बड़े दिल के साथ आप लोग भी बैठ के अपनी गलतियों को तस्लीम करके तो आगे बढ़ा जा सकता है। अदरवाइज फिर यही होगा कि आर्मी चीफ के पास देखें एक फेयरवेल उसकी स्पीच थी, उसके पास क्या था, एक पॉलिटिकल स्पीच थी टोटल, कि जी आप कह रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं कि जी 70 साल में हमारा रोल रहा गहरा ही नहीं रहा, आप वहां पे एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना रोल एडमिट कर रहे हैं, फिर आप ये भी एडमिट कर रहे हैं कि जी वो सिलेक्टेड का आ गया। जनरल बाजवा का जो जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि उनको नवाज शरीफ लाए, नवाज शरीफ के आने के बाद उन्होंने सबसे पहले नवाज शरीफ को गिराया, निकाला हुकूमत से। फिर उनके बारे में ये परसेप्शन है कि उन्होंने एक हाइब्रिड रिजीम चलाने के लिए पीटीआई को बुलाए। ऑल्दो मैं अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट के आपसे बात करूंगा, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे दूंगा क्योंकि फिर मैं खुल के बात नहीं कर सकता। तो ये तो एक जनरल परसेप्शन है कि जी पीटीआई को वो लाए, ठीक है, वो लाने के बाद उसके बाद फिर निकालने में भी एक जनरल परसेप्शन है कि जी आपने निकालने में भी रोल प्ले किया। तो सर आप अगर अब तक रोल ये प्ले कर रहे हैं, अब तक आप सारी पॉलिटिकल वो, और फिर आपने हिस्ट्री में पहली बार 75 ईयर की हिस्ट्री में आपने अपने डीजीआईएसआई को पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, और साथ में आप ये कह रहे हैं कौन कौन कैसे मान ले कि जी पॉलिटिकल तो सबसे ज्यादा जो इंटरफेरेंस थी वो तो अब हो रही है, इससे पहले तो कभी भी नहीं हुई। तो फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी नहीं 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 नहीं, नहीं मतलब हम तो एपॉलिटिकल हैं, हम तो अब दोबारा कभी, आप गारंटी दे दें हमें कि जी आपका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा। और ये वो फौज नहीं है, देखें ये कोई गौरे के दौर में रहने वाली, गैरिजन में रहने वाली फौज नहीं है। ये जो सिपाही हैं 6.5 लाख, ये अपने घरों में जाते हैं, ये किसी गांव में किसी शहर में, इनकी शादियां सिविलियन से, इनकी रिश्तेदारियां सिविलियन से, हर शख्स का एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, थॉट है। ये नहीं कह सकते कि जी वो नहीं, फौज जो है वो बिल्कुल बिल्कुल एपॉलिटिकल आजकल के दौर में हो नहीं सकता। हाँ आप अपने रोल को बड़ा लिमिट कर सकते हैं कि आप इंटरफेरेंस ना करें, जरूरत से ज्यादा आप ना आए, जहां पे आपका एक वो बनता है वहां तक आए, और खुदारा अब जो है ना वो बस कर दें, वरना ये मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली और इसके फिर इतनी फॉल्ट लाइन से इतनी फॉल्ट लाइन है कि इस मुल्क को जो है वो डंडे से आप गवर्नमेंट तो ला सकते हैं, डंडे से आप गवर्नमेंट निकाल भी सकते हैं, डंडे से आप इकोनॉमी नहीं चला सकते, डंडे से आप फॉरेन अफेयर्स नहीं चला सकते। अल्टीमेटली आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर रहना है। आप मुल्क में डंडा जितना मर्जी वो देते रहे, आपने कौम को ही डंडा देते रहना है। अब उसका कोई फिर वो हाल यही है कि सारी कौम आपको बैठ के सोशल मीडिया पे फिर सारा पता ही है आपको। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट अब्दुल समद याकूब साहब, बहुत अच्छे डिस्कशन रही आपके साथ। अब्दुल समद याकूब साहब पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी के लीडर है, वहां के स्पोक्स पर्सन भी है। थैंक्स अ लॉट सर, उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।